Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. तो इन दोनों न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से उसको डिस्कस करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं. These are the list of the today's topic. Today is 24th of July. So the first topic is Permanent Commission for Women Officer in the Indian Army. The second topic is Taiwan First Mars Rover Mission. The third topic is result for the Sero survey. This is an important news. The fourth topic is India South Korea ties. And the last topic is financial sector health, right? And apart from this, we'll have some MCQs question for practice the prelims examination. और कल के जो सवाल थे उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको आज बताऊंगा. और आप में से जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सब्सक्राइब एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज ऑन यूट्यूब. यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं. और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स इन आर्मी. दिस इज देयर इन द हिंदू. ये आपको आज के हिंदू फर्स्ट फ्रंट पेज में ये चीज़ें मिल जाएंगी. बात करें इस तरह के आर्टिकल की रेलेवेंस की, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 1 बहुत कई बार कम होती है जब पेपर में जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से टॉपिक्स या जनरल स्टडीज़ पेपर 4 से आती हैं. तो ये जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है आपके सिलेबस में जीएस पेपर 1 में, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इस तरह के पॉइंट्स और अपने आप ऐसे के जो पेपर है, ऐसे में अगर आप वुमेन इशूज़ या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कहीं लिखते हैं तो वहाँ पर भी यूज़ कर पाएंगे. ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो हमारी रक्षा मंत्रालय है, MOD जिसको कहते हैं शॉर्ट में, उन्होंने इशू किया है एक फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर जो कि ग्रांट करेगी वुमेन को परमानेंट कमीशन जो होती है, जिसको शॉर्ट में PC भी कहते हैं, PC के लिए, फॉर ऑल द वुमेन ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी, राइट. और जो आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं उन्होंने सारी बेसिक जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो प्रिपरेशन एक्शंस होने चाहिए परमानेंट कमीशन के लिए, उन्होंने एक सिलेक्शन बोर्ड बनाया हुआ है जो कि वुमेन्स को बेसिकली क्लासीफाई करेंगे. एक फर्दर प्रोसेस ऑफ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके थ्रू वुमेन्स को रिक्रूट किया जाएगा, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन बोर्ड, इट वुड बी रीशेड्यूल एज सुन एज इफेक्टेड. जो शॉर्ट कमीशन जो हमारी SSC है, जिसको शॉर्ट सर्विस कमीशंस भी कहते हैं वुमेन ऑफिसर्स को, दे वुड एक्सरसाइज एंड दे वुड कंप्लीट द रिक्विजिट डॉक्यूमेंटेशन. जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है परमानेंट कमीशन के लिए उसको वहाँ पे देखी जाएगी, राइट. और उसके अलावा अगर बात करें कौन कौन सी ऐसे स्ट्रीम्स हैं जिनमें परमानेंट कमीशन जो है उनको अलाउ किया गया है, उनको परमिट किया गया है, तो कुछ 10 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं जिनको अलाउ किए गए हैं. तो कुछ स्पेसिफिक परमिशन ग्रांट किए गए हैं 10 स्ट्रीम्स में. इसमें जो स्ट्रीम्स है वो मैं आपको बता दूं. पहली है आर्मी एयर डिफेंस, उसके बाद सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्म एविएशन, जो हमारी आर्मी की एविएशन है उनके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्म सर्विस कॉर्प्स, आर्मी जो ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एंड इंटेलिजेंस कॉर्प्स. इनके अलावे इसके एडिशंस में जो और स्ट्रीम्स पे अलाउ किए गए हैं उसमें जजेस एंड एडवोकेट्स, जनरल्स एंड आर्मी एडुकेशन कॉर्प्स. तो इन 10 स्ट्रीम्स को परमानेंट कमीशन के लिए जो PC है उनके लिए अलाउ किया गया है, राइट. अब बात करें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स की, जिन्होंने ऑलरेडी परमानेंट कमीशन के बारे में गाइडलाइन दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो SSC है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशंस हैं, उनमें वुमेन ऑफिसर्स को एलिजिबल हैं परमानेंट कमीशन के लिए. और जो कमांड पोस्ट है आर्मी में, रिस्पेक्टिव ईयर उनको दी जानी चाहिए, जितने ईयर के लिए वो डिसाइडेड होंगी, जितने ईयर के लिए उनकी सर्विस बचेगी. और जो वर्डिक्ट है ये पुरानी 10 साल की जो ऑर्डर आई थी हाईकोर्ट के, दिल्ली हाईकोर्ट की, उसी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, उसको अपहेल्ड करती है. एंड दैट जो 2010 में यह डिसीजन आई थी, जहाँ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि वुमेन ऑफिसर जो SSC की वुमेन ऑफिसर हैं, दे शुड बी ग्रांटेड द परमानेंट कमीशन. तो ये दोनों आप जो है ये याद रखें. उसके अलावा जो कोर्ट की जो ऑर्डर आई है, उन्होंने कहा है कि जजमेंट को 3 मंथ्स के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया था, ये ऑलमोस्ट फरवरी के महीने में दिया था. हमने इसको डिस्कस भी किया अपने एडिटोरियल एनालिसिस में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं. और अबाउट 322 वुमेन ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को कि उनके जो कमांडिंग की जो पोस्ट है वो डिस्कस की जाए और सब्सिक्वेंटली उनको परमानेंट कमीशन है उनके लिए अलाउ किया जाए.
उसके बाद बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ द डिसीजन, क्या इंपॉर्टेंस होगी इस डिसीजन की अगर वुमेन को परमानेंट कमीशन किया जाता है शॉर्ट कमीशन सर्विसेज में, तो उसकी बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो जो जजमेंट्स आई हैं उनके मुताबिक जो वुमेन है दे वुड बी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द डिफेंस फोर्सेज। जो हमारी जो रक्षा प्रणाली है या जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनमें वुमेन को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बात करें अगर कैरियर मैनेजमेंट की, तो जो पॉलिसीज़ है दैट वुड बी सेम फॉर द मेल एज वेल एज फॉर द फीमेल ऑफिसर्स। उसके अलावा दिस विल ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी इन द पर्सनल लाइफ्स। वुमेन की जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पे जो भी जिस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक जो सेटिस्फैक्शन होती है सर्विसेज की वो भी उनको अचीव करने में मौका मिलेगा इस पर। और जो एसएससी की जो वुमेन्स होगी दे वुड बी ऑल्सो हैव लेस देन 40 ईयर्स एज वेल एज बियॉन्ड 40 ईयर सर्विसेज वुड बी ग्रांटेड एज अ परमानेंट कमीशन। तो मिनिमम 14 ईयर के आसपास कम से कम उनको रखा जाएगा। अगर किसी एक्सेप्शनल केस में 14 ईयर से ऊपर भी जा सकते हैं, राइट। Now the second topic is Tianwen 1 Mars rover mission. This is from the China. China ने Mars rover mission को ट्राई किया, इससे पहले भी एक बार उन्होंने ट्राई किया था बट दैट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल और रशिया के कोलैबोरेशन में किया गया था। ये एक पहली मिशन है जिसको चाइना ने अकेले किया है। टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंस ऑफ दिस न्यूज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली चाइना हैज़ लॉन्च्ड इस एम्बिशियस Tianwen 1 Mars rover mission और जो ये मिशन है दिस इज द फर्स्ट स्टेबल मिशन ऑफ द मून मिशन, राइट। जो फुल ऑन मार्स मिशन होती हैं उसको लेकर के जो रॉकेट है जो बेसिकली हियाना आइसलैंड है साउथ ऑफ चाइना जो मेनलैंड है वहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ से इसको टेक ऑफ किया गया था। और जो चाइनीज़ की जो स्पेस एजेंसी है उनके मुताबिक ये कैरी आउट करेगी जो प्रूफ है फॉर 36 मिनट्स बिफोर प्लेसिंग इनटू द लूपिंग पाथ्स, राइट। और जो अर्थ के ऑर्बिट्स है इवेंचुअली दैट विल इनटू द मास मोर डिस्टेंट अराउंड द सन। तो एक डिस्टेंस कितनी है, जो उसकी पिक्चर्स हैं, वहाँ की किस तरह की टोपोग्राफी है, सारी चीज़ों की फ़ोटोज़ भी की जाएगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो चाइना की जो एविएशन जो सेक्टर है, जो प्रोग्राम है मार्स मिशन जो है, उसमें इनको एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है इसके थ्रू। उसके बाद अगर बात करें चाइना की जो टेंडम स्पेसक्राफ्ट है, जहाँ पे जो ऑर्बिटर है और जो रोवर है वो विषय पिछले मतलब वो 7 महीने के टाइम्स में दे विल रीच द मार्स एंड लाइक अदर्स जो पहले भी और भी कंट्रीज ने जो ट्राई किया है, तो लगभग उनको जो टाइम लगे हैं वहाँ तक पहुँचने में, मार्स तक पहुँचने में, वो 7 महीने के ही टाइम लगे हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट चाइना इज़ गोइंग अलोन। पहली बार ऐसा है कि चाइना ने अकेले इस चीज़ को ट्राई किया है। एंड इट इज़ अ फास्ट ट्रैकिंग ऑर्बिटर रोवर जहाँ पे इंस्टीड देयर स्ट्राइकिंग आउट देम। और जो लैंडिंग है अगर बात करें मार्स में, जो लैंडिंग है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। इट इज़ द वर्ड विच इज़ बीइंग यूज्ड इज नोटोरियसली डिफिकल्ट। और जो यूनाइटेड स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे उन्होंने बहुत पहले ही काफ़ी 1976 में ही लैंडिंग में सक्सेसफुल हासिल की थी मार्स में। और ये उन्होंने करीबन 8वीं बार तक अभी तक सक्सेसफुल हासिल किया है वहाँ पे जो अपने मिशंस भेजे हैं। तो यूएस हैज़ द लार्जेस्ट सक्सेसफुल रेट्स 8th टाइम इन द रो दे हैव बीन सक्सेसफुल। ना बात करें बेसिकली दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, तो दैट इज रिजल्ट ऑफ द सेरो सर्वे। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच इज़ देयर इन द इंडियन एक्सप्रेस। आपको यहाँ के आर्टिकल में हिंदू बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल पेज है वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएगी। और ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 3 साइंस इन एवरीडे लाइफ एंड द एडवांसमेंट ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे ऐसे रेलेवेंस जो सेरो प्रिवलेंस सर्वेस किए गए हैं इंडिया में, उसके कुछ रिजल्ट्स जो हैं, कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो फाइनली पब्लिश किए जा चुके हैं। और जो पब्लिश की गई है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है बॉडी। तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दिए हैं। तो जो रिपोर्ट्स हैं वो सैम्पल बेसिकली जो 2000 रैंडम ब्लड सैंपल्स हैं उनको लिए गए। और ये जो सैंपल्स लिए गए थे वो पीरियड जो रखा गया था 27 जून से 10 जुलाई के बीच में। एंड द सिटी वॉज चूजन फॉर दिल्ली। तो ये जो सारा सैंपल्स है वो दिल्ली में कलेक्ट किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ बनी है, राइट। कोविड-19 वायरस से फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है वो कितने लोगों में ऑलरेडी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पे बन चुकी है। तो जो फाइंडिंग्स आई हैं सर्वे की उसके मुताबिक दिल्ली में लगभग जो सैंपल्स दिए गए हैं उसमें 23% लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी टाइम पे किसी लेवल पे कोरोना अपने फॉर्म में एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया। उनके बॉडीज़ में जो T4 सेल्स हैं
टीफोस सेल इज अ डिफेंसिव सेल, वाइट ब्लड सेल के अंदर आती हैं और इनका मेन काम होता है जो फॉरेन पार्टिकल हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट करना, राइट। तो एक रिमार्केबल फाइंडिंग है जो कि टर्निंग पॉइंट सेट हो सकती है मैनेजमेंट ऑफ द एपिडेमिक। तो यहाँ पे बात की गई है जो टोटल दिल्ली की पॉपुलेशन है वो लगभग 198 लाख लोग पीपल रहते हैं, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है। और अगर 23% की हम बात करें तो कहीं ना कहीं 45 लाख ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं और उनमें ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज जो है बन चुकी है। और गवर्नमेंट के अगर डेटा इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से 1.23 लाख लोगों ही इन्फेक्टेड है अभी, उनके जो ऑफिशियल डेटा है। बट एक्चुअल में अगर सर्वे को माने तो 45% लोग, 45 लाख लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं और उनकी एंटीबॉडीज जो है वो भी बन चुकी है, राइट। तो और जो डेथ है वो 3700 के आसपास है। तो जो इन्फर्टिलिटी रेट की अगर बात करें, जो इन्फेक्शन की जो फर्टिलिटी रेशियो होती है वहाँ पे 1000 पे 0.9% के आसपास डेथ देखी गई है। एंड दिस इज़ मच लेस देन यूएस, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज़। और कहीं ना कहीं जो एडिटोरियल में बातें की गई है कि वरी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक लार्ज पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है, बस ज़रूरत है सही तरह से गवर्नेंस को उसको हैंडल करने की, राइट, एक प्रॉपर रेगुलेशन के थ्रू। तो अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो ग्राउंड सिचुएशन है, तो एपिडेमिक स्टार्टेड टू डिमिनिश इन दिल्ली। जो अगर आप ग्राफ देखोगे, जो ग्राफ जिस तरह से बढ़ रही थी, नाउ इट हैज़ सडनली स्टार्टेड टू फॉल, राइट, फ्लैटनिंग की तरफ ये ग्राफ बढ़ रही है। एंड द हॉस्पिटल बेड हैज़ बिकम अवेलेबल, नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो अगेन दैट इज़ फॉलिंग डाउन, राइट। उसके अलावा सर्वे ने कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जैसे मैंने आपको बताया, जो एंटीबॉडीज़ है वो बन रहे हैं। एंड वायरस इंडीड फाइंड द फ्यूअर पीपल एंड न्यूअर पीपल टू इन्फेक्ट। तो होता क्या है कि जब मैक्सिमम मासेस में लोग ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ के साथ तैयार हैं तो वायरस किसी को इन्फेक्ट फिर नहीं कर पाता, राइट। इट फाइंड्स अ न्यू हॉस्ट जो कि ऑलरेडी एकदम नया है, जिसने कभी भी इन्फेक्शन हुआ नहीं है। एंड मोर ओवर द इनफॉर्मल वर्कर्स ऑफ द दिल्ली, ऐसे लोग जो इनफॉर्मल वर्क में हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, तो ऐसे लोग में ये देखा गया कि उन्होंने इम्यूनिटी सबसे पहले बनाया। जो एंटीबॉडीज़ जो बनी है वो सबसे पहले इन लोगों में ही बनी, राइट। नाउ कंक्लूजन की अगर बात करें तो जो नेक्स्ट फेज़ है वहाँ पे ज़रूरत है कि जो वाइड स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग है, अभी भी हमें मास्क लगाना या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वही एकमात्र रास्ता है, बिकॉज वैक्सीन अभी भी नहीं बनी है। तो दिस वुड बी द ओनली थिंग दैट हैज़ टू बी कैरी फॉरवर्ड। और जो बेटर गवर्नेंस है उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो रिलैक्सेशन है या जो टाइटनिंग ऑफ रूल है, दैट शुड एम टू मीट द इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि जो हॉस्पिटल में जो अभी भी जो ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरतें हों, चाहे वो मेजर सिटीज़ हों या छोटे शहर हों, इन सारे चीज़ों में इस चीज़ों पे ध्यान दी जा सके कि अगर कहीं भी केसेस अराइज होती है तो हमारे कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स ना आए और हम प्रॉपर तरीके से लोगों को ट्रीट कर पाएँ। नाउ द अदर टॉपिक इज इंडिया साउथ कोरिया टाइज। दिस इज देयर इन द हिंदू। बात करें इस तरह के आर्टिकल के रेलेवेंस की तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2, जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस और जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ हैं उसमें यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो बेसिकली अगर बात करें दोनों कंट्रीज़ के पीपल के बीच में, तो अभी भी जो कल्चरल बायनेस है वो एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं एडिटोरियल में, उस कंटेक्स्ट में चीज़ें लिखी गई है, तो उसी के कंटेक्स्ट से समझेंगे। और जो साउथ कोरिया और इंडिया, दे हैव न्यूमरस बायलैटरल एग्रीमेंट्स। अगर बात करें बहुत तरह के एग्रीमेंट्स किए गए हैं, बट जो अभी प्रेजेंट में जो ट्रेड है वो एक स्टैग्नेंट पॉइंट पे है, $22 बिलियन पे। मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो अगर इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें इंडिया और साउथ कोरिया की, तो प्रेजेंट जो बायलैटरल ट्राइज है बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया, दैट इज स्टैग्नेंट टू $22 बिलियन। और जो टारगेट थी, इसको जो टारगेट सेट की गई है अचीव करने की, वो $50 बिलियन के आसपास है 2030 तक। और इंडिया और साउथ कोरिया की अगर कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को देखा जाए, कीपा जिसको कहते हैं, 2010 में ये साइन की गई थी। दे हैव फैसिलिटेटेड द ग्रोथ एंड ट्रेड रिलेशंस इन दोनों कंट्री के बीच में। इसके वजह से कहीं ना कहीं ट्रेड फैसिलिटेट हुआ है और आगे बढ़ा है। एंड टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कोरिया, तो इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ कोरिया प्लस फैसिलिटेशन सेंटर अंडर द इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया एक स्पेशल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की गई थी, जहाँ के जितने बाहर विदेशी के लोगों हैं उनको बुलाया गया FDI के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इट विल असिस्ट अ हैंड होल्ड इन द इन्वेस्टर्स। तो कोरियन प्लस एक स्पेशल डेडिकेटेड इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कोरियन लोगों के लिए या फिर कोरियन इंटरप्राइजेस के लिए, राइट। नाउ इंडियन एंड साउथ कोरिया की अगर बात करें, तो अभी भी वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है, दे आर फार फ्रॉम कंप्लीट, क्योंकि जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए इंडियंस को वहाँ पे,
वो अभी भी पूरे तरह से उनको नहीं मिल पाई है। और कुछ इंस्टेंसेस में ये भी देखी गई है कि कहीं ना कहीं रेशियल जो प्रिजुडिस है वो भी दिखा है, डिस्क्रिमिनेशन दिखा है, इंक्लूडिंग इंडियन इन द वर्क सेटिंग इन द साउथ कोरिया। और जो रिलेशनशिप की बात करें तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको ओवर द टाइम बिल्ड किया जाए और एक रोबस्ट पार्टनरशिप ऐसी की जाए दो कंट्रीज़ के बीच में, ताकि ये जो गैप है, जो जेंडर गैप है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको पूरी तरह से फुलफिल किया जा सके। एंड दिस मीन्स कि अचीविंग द रिस्पेक्ट इज ऑफन इन्फॉर्मिंग द क्रिएटिंग गैप इन द चांस बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग कल्चर्स। तो दोनों देशों की जो अगर कल्चर बैकिंग की बात करें या हिस्टोरिकल कल्चर टाइज में बात करें तो दोनों ने काफ़ी हद तक अपने जो कल्चर टाइज है उसको स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की है। बट एट द सेम टाइम जो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट है, जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उसमें एक लेवल आगे जाने की ज़रूरत है। Now, this is another news where financial sector health has been talked about, and this is an opinion-based article which is जहाँ पे जो रघुराम राजन है उनके व्यूज़ साझा किए गए हैं। उन्होंने जो अपने ओपिनियन है वो बताएं। DBS बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बातें की गई है। तो इसको समझेंगे एक बारी, क्योंकि इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। तो जो फिनेंशियल सेक्टर है उसमें बताई गई है जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो काफ़ी मैसिव रिट्स ऑफ से चल रही हैं, बैंक करप्शीज के जो दौर से वो गुजर रही हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द कोविड-19, राइट। और जो प्रोलॉन्ग लॉकडाउन हुई है पिछले 3 मंथ्स की, जो रिगरस लॉकडाउन थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और जो कंपनीज है दैट आर करेंटली ऑपरेटिंग विथ 50 to 75% ऑफ देयर कैपेसिटी, जो टोटल कैपेसिटी थी उससे कम वर्कफोर्स के साथ या उसके कम मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो फैक्ट्रीज़ हैं या फिर जो कंपनीज़ हैं वो काम कर रही हैं। एंड दिस वुड एंड अप एक्यूमुलेटिंग द लॉट ऑफ डेट, जो कर्ज है, जो बेसिकली NPAs हैं, उसमें बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। और जो बैंकरप्सी प्रोसेस है जो हमारे, वो कहीं ना कहीं उसके तरफ फिर वो आगे बढ़ेंगे और प्रोसेस चलेगी। इसके अलावा अगर बात करें क्या एडवाइस दी गई है गवर्नमेंट को, तो रघुराम राजन का कहना था कि गवर्नमेंट शुड सेंसिबली, उसको एक सेंसिबल तरीके से थिंक करने की ज़रूरत है कि जहाँ जो फाइनेंशियल सेक्टर है दे कुड बियर एंड इंश्योर द एडिक्वेट कैपिटलाइज्ड। तो इनको फंडिंग की ज़रूरत है, जो फंड है वो सरकार की तरफ से मुहैया करानी जानी चाहिए। उसके अलावे इस फंड के साथ साथ जो सब्सिडी अगर कहीं मिल सके तो सब्सिडी भी देनी चाहिए। और ख़ास करके जो हमारे MSME सेक्टर, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उन लोगों को सरकार एक कोलैटरल फ्री लोन दे, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने किया है, बट उसके अमाउंट को रेज करने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जिन्होंने पहले लोन लिया हुआ है और वो अभी तक अपने लोन नहीं चुका है, उन लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है, तो उन लोगों को भी MSME में दिया जाए। और जो क्राइटेरिया रखी गई थी जिनके 500 करोड़ के आसपास की जो नेट प्रॉफिट है, उन लोगों को सिर्फ ही दी जाएगी। ये क्राइटेरिया को भी खत्म करने की ज़रूरत है, राइट। और जो रिवाइवल होगी इकोनॉमी की, दैट वुड फाइंड डिपेंडेंस ऑन द ईच कंट्री दैट व्हाट दे वांट टू स्पेंड, राइट। तो जो स्पेंडिंग कल्चर है वो प्रमोट करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, राइट। और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। डेडिकेटेड चैनल है जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और उसके आंसर आप उसी टेलीग्राम चैनल पे लिख करके सेंड कर सकते हैं। आपको प्रॉपर रिव्यूज़ दी जाएगी उस आंसर की, राइट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक कर लें, जहाँ पे मैंने उसके लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ द यस्टरडे क्वेश्चन, कल के जो सवाल थे, तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है डी, दैट दोनों जो आंसर्स थे वो इनकरेक्ट थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल की जो 86 अमेंडमेंट एक्ट है 2002, दैट इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो स्टेटमेंट 2 है वो भी इनकरेक्ट है, जहाँ करेक्ट जो है कि द अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एज ग्रुप ऑफ 14 टू द फंडामेंटल राइट इन द मैनर विच स्टेट बाय द लॉ डिटरमाइन। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इंडियन पॉलिटी M लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं। ना बात करेगा सेकंड क्वेश्चन की, तो इसके आंसर है, करेक्ट आंसर है बी, जहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 जो है कि द प्रैक्टिस ऑफ मर्डरिंग फीमेल इन्फेंट्स immediately after the birth was among the upper class of the Bengalis and Rajput who consider female to be the economic burden। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, that the Bengal Regulation 1975 and 804 declared infanticides illegal equivalent to murder, and the act passed in the 1870 made it compulsory for the parents to register the birth of all babies for the verification of females। So this you can find in the NCERT of history, which is their मॉडर्न इंडिया के जो बुक है बिपिन चंद्रा, उस पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ कमिंग टू द टुडेज MCQ, आज के जो MCQs के सवाल है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन ऑफ इंडियन कल्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू
painting of the Mesolithic period. तो Mesolithic period comprises of at least the number of painting among all period, and the painting during this period was larger in size. बहुत ही easy question है, आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं. तो जो करेक्ट आंसर है A, B, C या फिर D, तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर हमें जरूर बताएं. Moving to the second question of the day, this is from Indian Economy. Consider the following advantages, merits of the currency swap agreements. इसको आप करंट अफेयर के सेक्शन में भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो जो एग्रीमेंट है दैट एम्स टू ब्रिंग ग्रेटर स्टेबिलिटी टू द कैपिटल मार्केट एंड इट हेल्प टू रिड्यूस द फॉरेन एक्सचेंज एंड द इंटरेस्ट रिस्क. तो जो भी करेक्ट आंसर्स हैं A, B, C या फिर D. So you can let us know your correct answer in the comments down below. And do not forget to answer your questions because there are many questions that will help you in the real examination, right? So if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.